हे गाइस, तो हमने मैंगा की पिछली वीडियो में देखा था कि येकिन को फाइची से एक लेट रिप्लाई मिलता है जिसमें वो उसे मिलने से मना करता है। येकिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फाइची को इग्नोर करने का डिसाइड करता है। पर वेकेशन के दौरान वो अपना रिपोर्ट कार्ड फाइची को भेजता है और फाइची का रिप्लाई सिर्फ एक ओके होता है। येकिन की मॉम उसे बता देती है कि ये जिंगशियान और वो ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं और येकिन को ये बात थोड़ी वियर्ड लगती है। एयरपोर्ट पे भी फाइची नहीं आता और येकिन का पेशेंस खत्म हो जाता है। फाइची को वो मैसेज भेजने पर भी वो रिप्लाई नहीं करता और येकिन को लगता है कि वो गुस्सा हो गया है। फाइची की फैमिली का प्रेशर उस पर बढ़ रहा है और वो अपनी मॉम की एक्सपेक्टेशन से तंग आ चुका है। फाइची अपने डिसीजंस के साथ अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने का सोचता है, फिर चाहे फैमिली को कैसा भी लगे। येकिन का मूड क्लब में गुस्सा हो जाता है जब सुन रैन उससे नफरत दिखाती है। दोस्तों की टीजिंग और कमेंट से वो इरिटेट होता है और फाइची को डम करने का कह देता है। चेंग फाइची बाहर से ये सब सुन लेता है और हार्ट ब्रोकन फील करता है। इधर फाइची को अपनी माँ के साथ इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं, जहाँ वो समझता है कि वो सिर्फ एक ट्रॉफी बना दिया गया है। फाइची ये जेंग से येकिन के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता करता है और समझता है कि येकिन ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया था। फाइची अपने कंफ्यूजन के साथ अपने डिसीजंस को समझने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आगे। चेंग फाइची फाइनली उस रात जियायून कम्युनिटी पहुंचता है। बस के पिछले दरवाजे से उतरते ही एक तीखी ठंडी हवा के झोंके ने चेंग फाइची के चेहरे पर जोर से चोट मारी। उसे लगा जैसे उसके बदन में सुइयों जैसी चुभन फैल गई हो। उसने पहले सोचा शायद पतले कपड़ों की वजह से उसे ठंड लग रही है, पर जब वो लिफ्ट में चढ़ के घर का ताला खोल के अंदर आया तब भी वही तीखी सी चुभन कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी, जैसे लोहे की सुइयां अंदर खून के रास्ते छेद करती जा रही हों। कुछ और तो डायरेक्टली सीने के अंदर चुभती महसूस सी हो रही थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया हो। उसके फिंगर्स बिल्कुल नम हो गए थे। मुश्किल से लाइट का स्विच ढूंढ के प्रेस किया उसने। लाइट जली, पूरे घर की तस्वीर आंखों के सामने आई। तब लगा मैं तो जिंदा हूँ, ये सपना नहीं है। पर ये हकीकत सपने से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। बेडरूम वैसा का वैसा ही था। बेड पे क्विल्ट भी अच्छे से फोल्डेड था, पिलोस के एक कोने में रखे हुए। शायद उस विंटर सोलिस्टिस की रात के बाद यहाँ कोई आया ही नहीं था। पिछले साल का विंटर सोलिस्टिस का डेट था 22 दिसंबर, सिर्फ 23 दिन दूर 29 नवंबर से। ये येकिन का एक्चुअल बर्थडे था। अब समझ आया कि येकिन 2 साल तक क्यों घर पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। वो तो मम्मी के साथ लंच तक के लिए घर भाग जाता था, फिर बर्थडे जैसे दिन पे वो मेरे साथ क्यों रहता था। मैं तो कोई खास नहीं था, मेरा ना घर है ना रिश्तेदार। उसने तो बचपन से हजारों महंगी चीजें देखी होंगी ना, उसके लिए मेरी दी हुई एक छोटी सी रिंग का क्या मतलब। फाइची ने बेजान सी नजर से उस घर को देखा जिसे वो पहले अपना घर समझ बैठा था। शायद तब वो पागल था, तभी लगा था उसे कि ये उन दोनों का अपना घर है। तभी उसकी नजर गई बेड के कोने पे रखे एक ग्लास जार पे। उसने वो जार उठाया। जार के अंदर वो छोटी छोटी ग्लोइंग पेपर स्टार्स थे जो हल्की सी रोशनी दे रहे थे। उसने जार खोला और सारे पेपर स्टार्स बेड पे गिरा दिए, फिर एक एक करके उन्हें खोलने लगा। उसके राइट हैंड पे बैंडेज था जो उसकी मूवमेंट को धीमा कर रहा था। गुस्से में उसने वो गॉज निकालकर जमीन पे फेंक दिया और दोनों हाथों से स्टार्स को खोलने लगा। वो जितने स्टार्स खोलता गया उतनी ही बेचैनी उसके दिल में बढ़ती गई, जैसे उसके दिल में सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद थी कि बस वो एक स्टार ना मिले तो मैं मान लूंगा कि मैंने आज कुछ सुना ही नहीं। बस एक प्रूफ चाहिए था उसे कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जार में अब ज्यादा स्टार्स नहीं बचे थे, सिर्फ कुछ ही बचे थे। बस लास्ट 5 रह गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। होप थी कि कुछ गलत ना मिले, पर तीसरे लास्ट स्टार तक आते ही सब कुछ रुक गया। उसने कांपते हाथों से वो स्टार खोला, उसमें लिखे लफ्जों को पढ़ने के लिए पूरी ताकत जमा की। हर वर्ड को देखा, दोबारा से ज्वाइन किया
बस कंफर्म करने के लिए जो लिखा है वो सच है। और जब तसल्ली हो गई तो उसने वो स्टार दोबारा पुराने शेप में फोल्ड किया और जार के अंदर वापस रख दिया। उसने जब वो स्टार उठा के हाथ में देखा तो महसूस हुआ पूरे बॉटल के बाहर से उसके ब्लड के कारण रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट सूख चुका ब्लड। इतना कि अंदर क्या है प्रॉपरली दिख ही नहीं रहा था। उसने अपने क्लीन हाथ के बैग से धीरे से वो खून साफ करने की कोशिश की। जब थोड़ा बॉटल साफ हो गया तो वही एक अकेला स्टार अंदर शांत पड़ा दिख रहा था। फिर एक गहरी सांस भरते ही जैसे उसके आंखों के सामने का पर्दा हट गया हो और सब कुछ एकदम क्लियर दिखने लगा हो। वो समझ गया कि येकिन के पहले के वो सारे ताने, वो रूड कमेंट्स, वो अप डाउन बिहेवियर सिर्फ एक बच्चे का टैंट्रम नहीं था। वो रियली दिल से उससे नफरत करता था। इतनी नफरत के उसे इंसल्ट करना, उसके साथ खेलना, उसी में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था। और ये सब वक्त सिर्फ वो ही था जो इस फीलिंग को दिल से संभाले बैठा था। एक ऐसी छोटी सी खुशी जिसे भगवान ने उसकी जिंदगी में एक छोटा सा सूरज भेज दिया हो, जो उसकी बोरिंग उदासी से भरी लाइफ को रोशन करे। पर अब लग रहा था वो तो सिर्फ एक झूठी कहानी थी। वही था जो अब तक वो उस वार्मथ में खुद को लपेट के जी रहा था। एक दिन ऊपर से एक भारी हथौड़ा आया और उसके इस सपने को चूर चूर कर दिया। एक पल में वो सूरज, वो धड़कता हुआ दिल, वो जीने की उम्मीद सब रेत की तरह बिखर गई। येकिन सही ही कह रहा था। आखिर में मैं सिर्फ एक बेवकूफ ही तो हूँ। चैंग फाइसी ने सोचा कि शायद मैं मुस्कुरा रहा हूँ, पर जब विंडो के ग्लास पे उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो एक बिल्कुल बेजान, एक्सप्रेशनलेस चेहरा वापस उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। तब जाके उसे समझा कि जब इंसान का दिल टूट जाता है ना, तो चेहरे पे दर्द भी नहीं बचा होता। दूसरी तरफ नानगांव मेंशन के एक प्राइवेट रूम में पार्टी रात भर चली थी। शाम को येकिन ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो रात को घर आएगा, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो लियू फैंग ने पूछा कि क्या टैक्सी बुक कर दूं तुझे घर जाने के लिए। तो जवाब में येकिन ने हाथ हिला दिया और कहा, नहीं, थोड़ी देर और चिल करनी है। जाओ वे ने भी हैरान होके बोला, अरे वाह, हमारा येकिन तो हमेशा अपनी माँ की सबसे ज्यादा सुनता है ना, तो आज क्या हो गया? घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है क्या तुझे? येकिन ने भी उसे गुस्से से घूरा और धमकी टाइप्स देते हुए बोला, एक और लफ्ज निकाला ना तो देख लेना। इतना सुनते ही लियू यांग फैंग अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, अरे भाई, ये बर्ड्स की तरह डेली चुगली सुन के ना बोर हो गया होगा। इतने मुश्किल से तो तू वापस आया है, 2 लफ्ज हिंदी में भी बोल लेने देना। येकिन भी थोड़ा मूड में आ गया, बोला, तुम्हारी भी ना कोई काम की बात नहीं, सिर्फ ताने मारना, ये सब सुन सुन के ना। और ये बोलते बोलते आगे की दूसरी लाइन उसकी जुबान पे आके अटक गई, अंदर ही अंदर रह गई। येकिन की हालत देख के जाओ फेंग हंस के बोला, अरे भाई, हम तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं ना, तू चाहे तो मुझे ही थोड़ा छेड़ ले, मैं खुद को प्रेजेंट करता हूँ ना। अरे बाप रे! येकिन ने टेबल पे रखा लाइटर उठाया और सीधा जाओ फेंग के सर पे ठोक दिया। बनकर अपनी बेकार की बातें स्कमबैग। जाओ वे तो हंस हंस के लोटपोट हो गया था। चलो भाई, एक स्कमबैग चैंपियनशिप करवा देते हैं इस ग्रुप में, देखते हैं कौन जीतेगा। 2 घंटे बाद सब जेट लैग वाले सोफे पे पड़े पड़े ही आलसी जैसे सो रहे थे। येकिन को भी नींद आ रही थी, आंखें खुली नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहा था। सोफे पे लेटकर अपनी थाइस को पिंच कर रहा था ताकि जागता रहे, वरना अगर अभी सो गया ना तो सीधा सुबह ही आंख खुलेगी उसकी, और अगर किसी ने देख लिया तो कितनी बेइज्जती हो जाती। बस अपनी आंखें खुली रखने के लिए अपनी टांग को पिंचिंग करता रहा। जब अंदर से जोर जोर से स्नोरिंग की आवाज आने लगी तब येकिन चुपके से उठ गया, टेबल पर रखा ग्लास उठाया और बाथरूम की तरफ निकल गया टिप टो करते हुए। बाथरूम में ग्लास का ड्रिंक सिंक में उड़ेलते वक्त एक टेंशन थी कि कहीं रिंग ही ना गिर जाए नाली में, तो उसने हाथ से केयरफुली कप को ब्लॉक करके पहले रिंग को निकाला,
फिर फ्लॉसेट खोल के जोर जोर से रगड़कर रिंग को धो दिया, साथ में सैनिटाइजर भी लगा दिया। फिर याद आया, अरे केमिकल्स तो मेटल को खराब कर देते हैं ना। तो फिर दोबारा सिर्फ पानी से अच्छे से रिंग को साफ किया, फिर ड्राई पेपर टॉवल से अच्छे से पोंछा और ब्लो ड्रायर के नीचे ले जाके 5 मिनट तक उसे फूंक मारी। घर लौटते वक्त येकिन बार बार अपनी उंगली को घूरता रहा, रिंग को हाथ में उठा के घुमा के नीचे करके, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा था। रिंग का कलर ना हल्का सा डल हो गया था। डायमंड की शाइन पहले जैसी नहीं थी, परफेक्ट फिट थी, लेकिन अब थोड़ी ढीली ढीली लग रही थी। मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके और जूम करके रिंग को देखता रहा। देखते देखते खुद ही और ज्यादा इरिटेट होता गया। मन किया कि तुरंत लिू यांग को फोन करके पूछ ले कि तेरे घर की ड्रिंक में क्या एसिड मिलाया था, मेरी रिंग को क्यों खराब कर दिया। ऑफ कोर्स उसका दिल तो नहीं था कि रिंग पे गुस्सा निकाले, आखिर खुद ने ही तो फेंका था ना रिंग को, और अगर वाकई रिंग खराब हो गई ना तो अब वो किस पे इल्जाम लगाए। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि कल टाइम निकाल के शॉप पे जाके चेक तो करवाऊं कि रिपेयर हो सकती है या नहीं। और जैसे ही शॉप की बात सोची, जाओ हुए कि वो टॉन्टिंग बात उसे याद आ गई कि ये फेक रिंग है या शायद। बस फिर क्या, येकिन ने फिर से हाथ उठाया, रिंग को ध्यान से देखा। इतना सुंदर डिजाइन, कैसे हो सकती है ये फेक। फिर वी चैट खोला, चेंगफाई जी के कुछ मैसेजेस पढ़े, रिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा एटीट्यूड में बोला, चेंगफाई जी कभी मुझे ऐसी फेक रिंग थोड़ी ही देगा। शायद अल्कोहल का असर था या माइंड वैसे ही उसका उलझा हुआ था। उस रात फिर वही पुरानी नाइटमेयर उसे याद आ गई। सपने में इस बार चेंगफाई जी पहले से भी ज्यादा दूर था, दिखाई भी नहीं दे रहा था। तेज हवा चल रही थी। उसने गिंकलोक ट्री के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन पर ठोक दिए गए हो, हिल भी नहीं सक रहा था। वो पुकारना चाहा, लेकिन गला बंद, आवाज ही नहीं निकल रही। बेचैनी से वो पागल हो रहा था, बस दूर से खड़ा देख रहा था, न पास जा पा रहा था न छू पा रहा था। आंखें खुली तो वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। गहरी सांस लिया, खिड़की की तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। उठा और सबसे पहले फोन उठाया, स्क्रीन देखी तो कोई नया मैसेज नहीं। उसे थोड़ा शॉक लगा, फिर एड्रेस बुक खोली, फिर याद आया कि अरे हाँ, चेंगफाई जी का नंबर तो अभी भी ब्लॉक्ड ही है ना। लेकिन फिर उसने कॉल क्यों नहीं किया। दिल तो किया कि तुरंत उसे वो कॉल कर दे, फिर मरी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई। फिर सारे रीजंस वो सोचने लगा। पहले तो उसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया, फिर वो एयरपोर्ट भी मुझे पिक करने नहीं आया। अब मैं ही उसे अगर पहले कॉल कर दूं तो क्या बेइज्जती नहीं होगी मेरी। फिर वो अपने खुद के किए कामों को जस्टिफाई करने लगा। मैंने तो बस उसे कुछ घंटों के लिए ही ब्लॉक किया था ना, और अभी तक उसके किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। पर वो तो मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था ना, मैं तो फिर भी इतना गुस्सा नहीं हुआ। ये सोच के उसने अपने मन का गुस्सा दबाया, फिर फोन का रिंगटोन फुल वॉल्यूम पे सेट किया और फोन पॉकेट में डाल के नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। रात को तो घर वापस आके वो सीधा ही सो गया था, तो मॉम से कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा तो भी मन नहीं लग रहा था। मॉम पूछ रही थी कि ट्रिप कैसा था, क्या मजे किए। येकिन स्पून से सूप को बस घुमा रहा था। बोला, ये क्या फिर से यही सूप, हमने क्या मशरूम का गोडाउन ले लिया है मॉम। फिर खामोशी में दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। वापस रूम में जाने लगा तो मॉम ने उसे रोका, किनकिन थोड़ा बैठना, माँ को कुछ बात करनी है तुझसे। येकिन को लगा फिर कोई पापा का मैसेज होगा, जैसे पिछले सेमेस्टर की रिपोर्ट तैयार करो, नए सेमेस्टर की प्लानिंग बनाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो आराम से लेट कर ये लंबा लेक्चर सुनने की तैयारी में था, पर बीच में उसे एक लफ्ज सुनाई दिया, स्टडी अब्रॉड। सीधा उठ के बैठ गया। स्टडी अब्रॉड? मैं? मॉम ने कामली बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे डैड और मैंने मिलके सोचा है, बाहर की यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। तू वैसे भी इतनी ट्रैवलिंग करता है, फॉरेन एनवायरनमेंट सूट करेगा तुझे। मॉम कुछ और बोलने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही येकिन ने बीच में ही बोल दिया, मैं बाहर पढ़ने नहीं जा रहा मॉम, मुझे चाइना में ही रहना है। मॉम को समझ आ गया कि येकिन शायद थोड़ा होम सिक फील कर रहा है।
तो बड़े पोलाइट तरीके से उसे समझाने लगी कि बेटा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का एनवायरनमेंट ना यहाँ से काफ़ी बेहतर होता है। वहाँ जाके नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे और फ्यूचर में अगर किसी ट्रॉपिकल आइलैंड ट्रिप पे जाना हो तो वो भी तुम्हें कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन येकिन को तुरंत समझ आ गया कि ये आइडिया किसका होगा। बोला, ये जिंगशियान का आइडिया है ना। पहले जब भी मॉम से एडमिशन की बात हुई थी तो मॉम तो बोलती थी कैपिटल के आसपास ही पढ़ लेना, घर आया जाया करेगा। अब अचानक ये फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात कहाँ से आ गई फिर? मॉम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर थोड़ा संभालते हुए बोली, नहीं, ये हम दोनों ने मिलके सोचा है। बेटा, बाप तो बाप होता है ना, वो तुझे भी प्यार करते हैं, तुम्हारा नुकसान थोड़ी करेंगे। बस येकिन का पेशेंस टूट गया, गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों ने सोच लिया, बस हो गया, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। बचपन से ही येकिन ना हमेशा एक जिद्दी टाइप का बच्चा रहा था, हमेशा अपना काम अपने तरीके से करने का आदी। सबसे ज्यादा चिढ़ उसको तब होती थी जब कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। इस बात पे भी उसको पक्का यकीन था कि ये सब तो उसके सो कॉल्ड डैड ये जिंगशियान का ही किया धरा है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया होगा उसने माँ पर कि माँ भी उसकी बात मान गई और अब दोनों ने उसे बिना पूछे डिसाइड कर लिया कि उसको बाहर भेजना है। मॉम उसे फिर समझाने आई, लेकिन येकिन ने जेंटली उनको वापस बिठा दिया और बोला, मॉम तुम टेंशन मत लो, बस देखती रहना, 4 महीने में ना मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद देखना कि कैसे ये जिंगशियान की बोलती बंद करता हूँ। येकिन को अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, उसका भरोसा था चेंग फाइची पे। फाइची ने तो खुद उससे बोला था ना कि मैं तेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, और अगर एक टॉप स्टूडेंट किसी कॉलेज का प्लान बनाए तो भला वो कॉलेज बुरा कैसे हो सकता है। उसने अपने मन में पक्का किया कि मुझे बस उसकी बात मान के अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। और जब से उसने फाइची का साथ रहना शुरू किया था तो येकिन को आदत सी पड़ गई थी कि सारे डिसीजंस वो ही ले ले। पहले तो वो खुद को बड़ा लीडर समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि अरे किसी और पे भरोसा करके आराम से रहना कितना आसान है। और सच बोलूं तो अगर वो कोई और होता ना तो येकिन इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करता, बस फाइची ही था जिस पे वो पूरा भरोसा रखता था। ये सब सोच के येकिन का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। अब तो बस वो कब कॉल आएगी ये सोच के अपने घर में असलियत में वो एक छोटा प्रिंस बन के बैठ गया था। लेकिन उसका फोन कभी बजा ही नहीं। कभी उसने सोचा शायद फोन खराब हो गया है, चार्जर लगाया, बार बार चेक किया, सुबह से लेकर शाम तक उसने इंतजार किया, लेकिन एक भी कॉल, एक भी वीचैट नहीं। अगला दिन, फिर तीसरा दिन, और फिर न्यू ईयर्स ईव तक कुछ भी नहीं। येकिन ने खुद रीजन सोच के खुद को तसल्ली दी कि शायद वो खुद इतना काम में बिजी रहता है ना, ऊपर से उसकी माँ भी अभी तक हॉस्पिटल में है, तो शायद उसके पास ना फोन चेक करने का टाइम ही ना हो। पर फाइनली न्यू ईयर्स ईव पे येकिन से रहा ही नहीं गया। उसने सोचा नए साल पे विश करने में क्या शर्म। खुद को ये समझा के उसने फोन नंबर डायल किया, लेकिन बिजी टोन। फिर से ट्राई किया, फिर बिजी। इतना गुस्सा आया कि तुरंत उसने 200 रुपए टॉप अप कर दिया। सोचा क्या पता बैलेंस खत्म हो गया होगा। आधे घंटे बाद फिर से डायल किया, फिर बिजी टोन। येकिन तो खड़े होके ही चीख पड़ा, चेंग फाइची, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? फिर उसने घर के लैंडलाइन से भी ट्राई किया, पर फिर वही बिजी टोन। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ, क्या उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है? फिर सोचा अरे अरे अरे, किसी की माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? उसने अपने आप को 2 चांटे मारे। फिर याद आया कि अरे चेंगजिन तो मिस्ट्रेस थी ना। उसे फिर रिग्रेट हो गया, चेहरा मसल के बैठ गया, पूरा कंफ्यूज हो गया। शायद वी चैट पे चेंग फाइची ने उसे ब्लॉक नहीं किया था, इसलिए मैसेजेस तो जा रहे थे। उसने एक हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेज दिया, फोन लेके हाथों में पकड़ के ही सो गया। नेक्स्ट डे जब उठ के फोन देखा तो फोन फुल ऑफ रैंडम हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस से भरा हुआ था, लेकिन जिस मैसेज का वो इंतजार कर रहा था वो नहीं था। बस फिर उससे रहा ही नहीं गया। पहले दिन के शाम को सीधा 3rd म्युनिसिपल हॉस्पिटल चला गया ढूंढने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी
कि उसको पता ही नहीं था कि चेंगजिन को क्या प्रॉब्लम थी, कि वो कौन से डिपार्टमेंट में एडमिट थी। नर्सेस से पूछा तो कोई इन्फो ही नहीं मिली। तब येकिन ने अपना दिमाग लगाया कि अपने आप जाके हर वार्ड को चेक करेगा। एक एक डोर नंबर देख के पूरा बिल्डिंग उल्टा किया, पर जिसे वो ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं मिली। फिर सुना कि इमरजेंसी वार्ड के ऊपर 2 फ्लोर्स और हैं, वहां भाग के गया। वहां नर्स ने रिकॉर्ड चेक करके बोला, इस नाम का तो कोई पेशेंट यहाँ है ही नहीं। फिर भी येकिन ने जिद पकड़ के हर रूम चेक किया, पर फिर कंफर्म हो गया कि वो वहां थी ही नहीं। फिर नर्स ने सजेशन दिया कि शायद ट्रांसफर हो गई हो किसी और हॉस्पिटल में, पेशेंट फैमिली से पूछ लो ना। तभी येकिन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फुल स्पीड पे यूलिन कम्युनिटी पहुंच गया। देख के दरवाजे पे जोर जोर से नॉक किया, लेकिन दरवाजा कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। नीचे से एक अंकल क्रंचेस लेके आए, सीढ़ियों पे खड़े होकर बोले, कोई नहीं है घर पे, इतना जोर जोर से क्यों नॉक कर रहा है। येकिन को तब याद आया कि चेंगफाई ची ने तो खुद बताया था कि एक डिसेबल्ड अंकल को वो ऊपर ले जाता था, तो पक्का ना ये वही अंकल होंगे। उसने पीछे मुड़कर तुरंत उन अंकल से पूछा, अंकल ये लोग कहाँ चले गए हैं, घर में कोई नहीं है क्या? अंकल ने हाथ हिला के बताया, पता नहीं बेटा, शायद अपने गांव छुट्टियों पे गए होंगे नए साल पे। येकिन का दिमाग ही घूम गया। गांव? कौन सा गांव? उसने तो पिछले इन्वेस्टिगेशन में ही देख लिया था कि चेंगजिन की फैमिली तो यही कैपिटल की है और चेंगफाई ची भी यही लोकल है, तो कौन सा होम टाउन? नीचे जाकर वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और सीधा 2nd फ्लोर की उस विंडो को घूरता रहा, मतलब चेंगफाई ची के कमरे वाली विंडो। शाम हो गई थी, पूरा अंधेरा भी हो गया था, पर उस घर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी। उसने फिर पूरे सिटी में लोगों से पूछना शुरू किया। सबसे पहले क्लास 3-1 के कुछ क्लासमेट्स को टेक्स्ट किया कि क्या तुम लोगों को पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, और सबने एक ही जवाब दिया कि अरे भाई, उसके तुम इतना क्लोज हो तो हमें कैसे पता होगा। फिर उसने जाओ फेंग को मैसेज किया कि क्या पता उसकी सिस्टर के पास कोई इन्फो हो, क्योंकि वो पहले चेंगजिन के पास ट्यूशन क्लास में पढ़ती थी ना। एक और पॉइंट येकिन के दिमाग में घूम रहा था कि क्या वो ये जिंगशियान से पूछे, लेकिन तुरंत ही मन ने मना कर दिया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि माँ को तो अभी तक पता ही नहीं था कि चेंगजिन और चेंगफाई ची का ये जिंगशियान से असली कनेक्शन क्या है। अगर इस टाइम बता दिया ना तो नए साल के टाइम पे फुल फैमिली ड्रामा हो जाएगा। जब बाकी लोग हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब हमारे घर में महायुद्ध चालू हो जाएगा। वैसे भी ये जिंगशियान आज सुबह से ही निकला था घर से और अब तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने कंपनी के पैसों के चक्कर में काफी बिजी था। पिछली रात भी न्यू ईयर डिनर पे भी उसका मूड इतना ही खराब था कि पूरी टेबल पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। खाना भी ठीक से नहीं खाया था किसी ने। येकिन का गुस्सा तो वैसे भी चढ़ा हुआ था इस बात पे। फिर उसने खुद में ही ठान लिया कि मुझे इस आदमी से कुछ भी नहीं पूछना है। बस उसके मन में यही सोच विचार चल रहे थे कि जाओ फेंग का एक मैसेज पॉपअप हुआ। मेरी सिस्टर ने तो लास्ट सेमेस्टर से ही ट्यूशन बंद कर दिया था। चेंगजिन आंटी ने कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए अब वो पढ़ा नहीं पाएंगी। कल रात मॉम ने उनको न्यू ईयर विश करने के लिए फोन भी किया था, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज सुबह भी फोन बंद ही आ रहा था। मैसेज पढ़कर तो येकिन की सारी हवा ही निकल गई। एकदम टेंशन में आ गया। उस रात येकिन ने फोन उठा के एड्रेस बुक खोला। काफी देर तक कॉन्टैक्ट्स ढूंढता रहा कि सीरियसली किसको कॉल करूं अब। तभी जाओ फेंग का फोन आया और फोन उठाते ही दूसरे साइड से फुल एक्साइटमेंट में वो चीखता हुआ बोला, मैं नानगांव मेंशन में नहीं हूँ अभी, बस वैसे ही यांगफेंग से पूछ रहा था। तुझे पता है सर्विलेंस में किसको देखा? चेंगजुबा को। और सुन, उस दिन ना जब हम न्यूयॉर्क से वापस आए थे, उस रात को वो वहाँ था। फाइनली उसे कोई यूजफुल क्लू मिल गया था। येकिन के दिमाग में बस यही थॉट घूम रहा था कि फाइची अभी कहाँ है, और उसे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। पर जब उसने सुना कि चेंगफाई ची उस दिन नीचे सुनरान के साथ गया था, तो उसने तुरंत कॉल मिलाया सुनरान को। कॉल कनेक्ट होते ही बिना उसे हैप्पी न्यू ईयर विश किए सीधा अपने मुद्दे की बात पर आया और बोला, क्या तुम उस दिन फाइची से मिली थी?
उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरी फ्रेंड हो भी कि यहाँ की नहीं? हाँ? सुन रैन तो येकिन की बात सुन के एकदम स्टन रह गई। काफी देर तक उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। फिर जब होश आया तो फुल गुस्से में बोली, अबे ओए, तू खुद क्या बोल रहा था उस दिन, भूल गया क्या? क्या हरकतें की थी तुझे याद नहीं? और अब मुझे ऊपर से डांट रहा है। शर्म भी नहीं आती क्या तुझे? ये सुन के येकिन शॉक, दिमाग एकदम ब्लैंक। उसका दिमाग ये समझने को तैयार भी नहीं था कि फाइची बाहर सुन रहा था उस दिन। उसने क्या क्या बकवास की थी उस दिन, उसे याद भी नहीं आ रहा था। बस इतना याद आ रहा था कि उसने काफी उल्टी सीधी बातें बोली थी और रिंग भी कप में फेंक दी थी सबके सामने। बिना सोचे समझे उसने तुरंत वीचैट खोला और एक के बाद एक मैसेज भेजना चालू किया। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती थी, माफ कर दो ना प्लीज। फिर थोड़ा शांत होके दोबारा उसने एक थोड़ा सिंसियर वाला मैसेज भेजा। उस दिन ना सब दोस्त मुझे प्रोवोक कर रहे थे, ऊपर से थोड़ी ड्रिंक भी ज्यादा हो गई थी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सब मजाक था, प्लीज तुम उसे सीरियस ही मत लेना। और फिर एक और मैसेज भेजा, सब मजाक था, सीरियसली मजाक था, प्लीज मत मानना, ओके बेबी, ओके। येकिन को पता था, पहले भी जब उसने चेंग फाइची को बेबी बोला था ना, तो चेंग फाइची का दिल न तुरंत ही पिघल जाता था। चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, पर बात बन ही जाती थी। इस बार भी वैसा ही होगा, ये सोच के उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और ऐसे ही फोन हाथ में लेके ही वो सो गया। लेकिन जैसे उसे उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो उठा, ना तो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई आया था और फोन भी उसका अभी तक अनरीचेबल ही था। येकिन की हालत अब पैनिक से कंफ्यूजन में बदल गई थी। एक अजीब सी बुरी वाली फीलिंग आ रही थी उसे, पर फिर भी वो खुद को समझा रहा था कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ही ना कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। 13 फेब को चेंग फाइची का बर्थडे था और येकिन ने खुद से प्रॉमिस किया था कि उस दिन ना वो टाइम निकाल के जाएगा ही। और 12 फरवरी की दोपहर में उसके फोन पे एक मैसेज भी आया कि क्या फ्री हो। मैसेज मिलते ही जो बंदा एक सेकंड पहले तक उदासी में पड़ा था, वो एकदम से बेड से जंप मार के खड़ा ही हो गया। मन ही मन वो खुश हो रहा था कि दोनों मिलके ना चेंग फाइची का बर्थडे मनाने वाले हैं। पर फिर उसने सोचा, वो मेरे इतने दिनों से मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहा था, तो मुझे भी ना इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखना चाहिए। तो उसने वॉइस बटन दबाया और वो थोड़ा लो पिच में बोला, गैस। लेकिन फाइची ने गैस करने का मूड नहीं था शायद। उसने सीधा पूछा, तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ। येकिन ने भी ज्यादा घुमाया नहीं, सीधा ही कह दिया, जियायुन के अपार्टमेंट में मिलते हैं ना। और फोन रखते ही तैयारी शुरू। आज तो इमेज बनानी है ना, तो आज मैं ना ये नई वाली शर्ट पहनता हूँ। उसने ना नए जूतों का एक पेयर भी निकाला, लेस वाले, अच्छे दिखते थे। बस एक ही दिक्कत थी कि उनमें लेसेस थी जो उसे टाई करनी नहीं आती थी। एक बार डोर पे, एक बार रेड लाइट पे और एक बार गाड़ी से उतरते वक्त दोबारा उसने टाई किया। जब लिफ्ट से ऊपर गया तो राइट वाले जूते का लेस फिर से खुल गया। पर येकिन अब एक्साइटेड था, सोच रहा था, छोड़ो बाद में बनवा लूंगा ना, वैसे भी फाइची खुद ही बांध देगा। घर आके सबसे पहले उसने किचन में पानी उबालने रखा। पहले जब फाइची खुद कुकिंग करता था तो येकिन सिर्फ किचन में गेट पे खड़ा रहता था, पर आज खुद ही बॉइलिंग वाटर मास्टर बन गया। और कुछ तो वो बना नहीं सकता था, तो सोचा पानी ही गर्म कर लिया जाए। फिर 2 कप धोए और सोचा ठंड बाहर काफी है, अभी तो वो बस लेके आएगा, तो गर्म पानी रेडी होना चाहिए ना। उसके बाद एक कपड़ा उठा के टेबल चेयर भी साफ कर डाली। क्या पता फाइची कोई डिश ले आए कुकिंग के लिए, साफ तो कर लूं। ये हमारे यंग मास्टर येकिन, जिसे नॉर्मली घर पे कभी काम नहीं करना पड़ता था और आज जॉय ऑफ लेबर एक्सपीरियंस कर रहा था। थोड़ा पसीना भी आ गया था। बेडरूम में जाकर टेबल चेयर साफ करने ही वाला था कि दरवाजे पर नॉक होने लगा। डोर पे नॉक सुनते ही कपड़ा फेंक के भागा। फ्लोर थोड़ा गीला था तो फिसलते फिसलते 2 कदम में ही पहुंच गया। दम फूल रहा था। डोर खोला और थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए बोला, अरे तुम्हारे पास तो चाबी है ना, तो डोर क्यों नॉक किया? और सामने चेंग फाइची खड़ा था, एक ब्लैक कोट पहने हुए, जो येकिन ने पहले कभी नहीं देखा था।
पर उसमें वो और भी ज्यादा टॉल और हैंडसम लग रहा था। फाइची ने अपनी की येकिन के हाथ में दी। येकिन ने भी रिफ्लेक्स में ले भी ली और फिर उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचने लगा कि चलो ना अंदर, ठंड है बाहर, मैंने पानी भी उबाल दिया है। पर फाइची ने कुछ भी नहीं बोला, ना मूव किया। और जब येकिन ने ग्रिप ढीली की तो उसने अपना हाथ भी छुड़ा लिया। येकिन को लगा कि फाइची अभी भी गुस्सा होगा उस दिन के साउथलैंड मैंशन वाले सीन पे, इसलिए उसने थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोला, सॉरी ना, माफी तो मांग ली थी ना, इतना कंजूस क्यों बन रहे हो, लेट्स ब्रेक अप। येकिन की आंखों ने पलक झपकी। एक सेकंड को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया होगा। उसने ऊपर देखा, फाइची के चेहरे की तरफ। कॉरिडोर की लाइट डिम थी, चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ तो अलग था। शायद उसकी आवाज में या उस नजर में, पर कुछ तो बदल गया था। पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। येकिन एक अजीब सी घबराहट फील कर रहा था। दिल में एकदम पैनिक हो गया। येकिन ने चेंग फाइची का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला, क्या हुआ, अभी भी गुस्सा हो क्या? मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर तुम अभी भी गुस्सा हो तो मार लो ना मुझे, पर ऐसे मत बोलो। उसकी आवाज धीरे धीरे हल्की पड़ रही थी, क्योंकि अब उसने महसूस किया कि चेंग फाइची ने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं। वो लंबी और मजबूत उंगलियां 1 इंच भी नहीं हिली थी। पहले तो जब भी फाइची उसका हाथ पकड़ता था ना, तो उसके पूरे जिस्म में गर्माहट सी छा जाती थी। अभी भी वो हाथ गर्म ही था, लेकिन उसमें से एक भी छोटी सी ताप उस तक नहीं जा रही थी, जिसे दोनों के बीच ना कोई इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई हो। 3 फीट बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और उससे भी ज्यादा सख्त। चेंग फाइची ने अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। उसकी सांस बिल्कुल ठीक थी, एकदम स्टेडी, कोई हलचल नहीं। और उसने फिर से वही लफ्ज दोबारा बोले। इसके बाद कोई गुफ्तगू, कोई एक्सक्यूज नहीं। लेट्स ब्रेक अप। व्हाट? सुन भी रहे हो क्या तुम मेरी बात? येकिन ने घबरा के उसका दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसका ध्यान तुरंत उसके हाथ पर गया और जैसे ही उसने उसके हाथों पर बंधा गौज देखा तो घबरा के पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? पिछली बार की इंजरी तो ठीक हो गई थी ना? चेंग फाइची ने फिर अपना हाथ तुरंत छुड़ा लिया। येकिन को उसकी ये बेपरवाही और डिस्टेंस पसंद नहीं आ रहा था। उसका इरिटेशन बढ़ता गया। चिढ़के बोला, अब क्या हो गया है? इतना गुस्सा है तो मार लो ना, डांट लो मुझे, पर मुझे हाथ लगाने से मना क्यों कर रहे हो? और वो ब्रेकअप वाली लाइन बार बार क्यों बोल रहे हो? उसके लिए तो ब्रेकअप सिर्फ एक गुस्से में बोला गया लफ्ज था, जैसे कभी किसी का नंबर ब्लॉक कर देना या वीचैट का रिप्लाई ना देना। मतलब बस एक तरीका था अपने मूड को दिखाने का, जैसे दोबारा ऐसी हरकत मत करना जैसा सिग्नल। पर चेंग फाइची का ब्रेकअप क्लियरली कोई ऐसी उलझी हुई बात नहीं थी। वो ठीक से शांत होकर एक एक लफ्ज में कह रहा था। तभी चेंग फाइची बोला, बस समझ लो तुमने ही मुझे डम किया है। येकिन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। फिर उसको याद आया कि हाँ, क्लब वाली रात उसने बोल दिया था कि स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद वो चेंग फाइची को डम कर देगा। येकिन और गुस्से में आके बोला, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ना, मैंने तो बाद में वीचैट पे समझा दिया था ना, तुमने इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया? उसे लगा चेंग फाइची अब मना कर देगा, कुछ बोल देगा जैसे मैं इतनी छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानता, या फिर मैं इतना पेटी नहीं हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साइलेंस। बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आई। वो सिर्फ वही ठंडा दूर दूर का एक्सप्रेशन। येकिन को सबसे ज्यादा डर ना चेंग फाइची की इसी कामनेस से लगता था, जब फाइची उसे इस तरह का डिस्टेंस बना देता था। अचानक से कंफ्यूजन बढ़ गया और वो थोड़ा गुस्से में भी आ गया। उसने आगे बढ़ के चेंग फाइची को गुस्से में धक्का दे दिया और बोला, अब बोलोगे भी, क्या चाहते हो तुम आखिर? चेंग फाइची ने बस 2 कदम पीछे लिए, फिर वही लफ्ज एक ही टोन में बोले, लेट्स ब्रेक अप। अब येकिन को क्लियर हो गया कि ये सीरियस है। ये मीटिंग सिर्फ ब्रेकअप फेस टू फेस बोलने के लिए थी। पहले डोर पे ही की हाथ में देना, अब 1 इंच भी आगे नहीं आना, हाथ लगाने से बच जाना।
सब कुछ लाइन के पीछे रख दिया था उसने, 1 इंच भी क्रॉस करने नहीं दे रहा था। ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को देख के और गुस्सा ना आए यकीन को। हाँ भाई, टेक्स्ट से भी तो काम चल जाता ना, कॉल भी कर सकते थे। इतना टाइम निकाल के आए हो ताकि ऑफिशियली ब्रेकअप कर सको। यकीन के पूरे दिल की उम्मीदें, इंतजार सब पल भर में गुस्से में बदल गए। उसने दांत कस लिए, गुस्से से हाथ से वो रिंग निकालते हुए बोला, तो फिर ये रिंग भी ले जाओ। झट से अपने रिंग फिंगर की वो रिंग उतारी और फाइची के सामने हिला हिला कर दिखाई। चैंग फाइची ने सिर्फ एक नजर उस रिंग पे डाली और बोला, ये मैंने तुम्हें दे दी थी, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। चैंग फाइची के इस कामनेस पे तो येकिन और भी भड़क गया। बिना कुछ बोले उसने जोर से रिंग उसकी तरफ फेंक दी। चैंग फाइची ने भी रिंग को कैच करने की कोशिश भी नहीं की। रिंग जमीन पर टकराई, फिर बाउंस करते कहीं रोल हो गई, पता नहीं कहां। ब्रेकअप ही चाहिए था ना, ले जाओ फिर ये भी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये बेकार सी रिंग। और फिर येकिन उल्टा घूमकर घर के अंदर चला गया और जोर से धाड़ करके दरवाजा बंद कर दिया। सोफे पे जाकर काफी देर तक गुस्से में यूं ही बैठा रहा। सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। तभी किचन से क्लिक की आवाज आई। केटल ने अपने आप को पावर ऑफ कर लिया था। पानी गर्म हो गया था। घर का वो कोना कोना उसकी आंखों के सामने था। साफ किए हुए टेबल, दोनों के लिए लगाई गई कप्स, सब देख के उसे और गुस्सा आ गया। गुस्से के बाद जो सबसे बुरी चीज होती है ना, वो है गिल्ट और दुख। अब उसे लग रहा था बस कुछ मजाक में ही तो बोली थी वो बातें उस दिन उसने। पहले भी जब दोनों ऐसे ही ऑकवर्ड हो जाते थे तो कुछ दिन वो नाराज रहता था, पर फिर सब ठीक हो जाता था। इस बार भी वही होगा ना। इस बार तो बस छोटी सी बात थी, क्या जरूरत थी ऐसे नाराज हो जाने की। चाहे चैंग फाइची कितना भी स्टेबल और डिपेंडेबल था अपनी बातों में, येकिन को अभी भी लग रहा था कि ये ब्रेकअप बस उसे डराने के लिए बोला गया है, जिसे कह रहा हो कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ, सुधर जाओ अब अगली बार के लिए। दिल के कोने में उसने खुद को तसल्ली दी। ब्रेकअप कैसे हो सकता है, इतना अच्छा था वो मेरे साथ। उसने खुद कहा था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कहा था कि हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा। इतना सोच के येकिन ने खुद को शांत किया। फिर अपने आप पे सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसको इतना गुस्सा आ गया, ब्रेकअप तक बोल दिया उसने। धीरे धीरे उसे कुछ याद आया। क्लब वाली रात अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया था उसने, उस पे सुपीरियर टोन पे बात भी की थी और उसकी दी हुई रिंग को सबके सामने फेंक दिया था। हाँ, बाद में तो उसने वो रिंग उठा लिया था, पर फिर सोचा तो फाइची पहले से ही वहां डोर पे खड़ा सब सुन रहा था, देख रहा था। क्या बुरा नहीं लगा होगा उसे? येकिन को कभी दूसरों की जगह खुद को रख के सोचने की आदत नहीं थी, पर अब सोच रहा था अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे तो डबल गुस्सा आ जाता, ब्लॉक कर देता, सॉरी भी 100 बार मंगवाता और फिर घुटनों पे बैठकर रिंग फिर से पहनाता। और वो रिंग हार्ड अर्न थी, वो चैंग फाइची ने अपनी मेहनत की कमाई से ली थी। हाथ की चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी पूरी तरह। और ये सोच के उसका दिल और छोटा हो गया। थोड़ा गिल्टी फील करके येकिन ने एक कप में गर्म पानी लिया और बिना सोचे पहला सिप ले लिया। जुबान जल गई। घबरा के भाग के रूम में दवाई ढूंढने गया। दवाई तो नहीं मिली, पर सबसे पहले उसकी नजर उस ग्लास जार पे गई जो टेबल पर पड़ा था। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो उसने चैंग फाइची को दिया था। कुछ खास महंगा नहीं था, बस वक्त लगा के स्टार्स फोल्ड किए थे उसने। शुरू में तो येकिन को समझ भी नहीं आया था कि फाइची इस जार को इतना संभाल के क्यों रखता है। टेम्पररी मूव के टाइम पे भी अपनी छोटी सी लगेज में वो ये जार लेके आया था। बाद में जब दोनों 1 महीने तक एक ही घर में रहे, तब येकिन को धीरे धीरे समझ आया कि फाइची के लिए ये गिफ्ट कितना इम्पोर्टेंट है। हर बार सफाई के वक्त वो इस जार को चमका देता और जब कभी उस पे धूप पड़ती थी ना, तो पूरा कमरा चमक उठता था। एक बार येकिन बेड पर लेटे लेटे उसको देख रहा था और कैजुअली बोला था, क्यों ये बेकार सी चीज संभाल के रखी है तुमने? स्कूल कैंटीन वालों के पास और क्या मिलेगा? टाइम स्क्वायर के एक गिफ्ट शॉप में ना मैंने देखा था एक सफायर वाला जार,
अंदर ना एक स्टार बना था उसके, वो ले आऊंगा, ये बेकार जार ना हटा देना। तब फाइची ने बस मुस्कुरा के सर ना में हिला दिया था और बोला था, नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। आज वही ग्लास जार, वही शाइनी सरफेस मिरर जैसा, लेकिन अंदर सिर्फ एक स्टार बचा था। बाकी सारे स्टार्स खोल के टेबल के कोने पे पड़े थे। लेकिन कुछ सेकंड्स तक उन्हें बस यूं ही देखता रहा। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और वो पेपर्स उठाए। जब हाथ में लिया तो फील हुआ वो सब कितने कम थे, कितनी हल्की सी चीज लग रही थी वो उसके हाथों में। हर एक पेपर को खोला और हर एक पे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा था, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। उसने खुद ही तो लिखे थे ये वर्ड्स, कभी क्लास में बोर होके, कभी घर पे ऐसे ही। एक भी वर्ड मन से नहीं लिखा था उसने। पर बाद में जब फाइची ने वो पेपर उठा के उसके हाथ में वापस दिया था और सॉफ्टली कहा था, ओके, येकिन को पहले से पता था उस जार में जो एक लास्ट फोल्डेड स्टार बचा था उस पे क्या लिखा हुआ था। उसके हाथ अचानक से कमजोर पड़ गए, बिना किसी वजह के। जार ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। जब उसने जार नीचे रखा तो देखा बॉटम पे एक स्टार के कोने पर कुछ अजीब सा रंग लगा हुआ था। जब लाइट ऑन करके ध्यान से देखा तो डार्क रेड, एक पुराना ब्लड स्टेन था। उसकी आंखें वाइडन हो गई, दिल एकदम टाइट हो गया। लेकिन सब छोड़ के भाग के लिविंग रूम की तरफ दौड़ा। हॉलवे की लाइट्स उसके सडन मूवमेंट पे ऑन हो गई थी, पर बाहर उससे ज्यादा सन्नाटा था। कॉरिडोर का विंडो बंद था और लिफ्ट के स्क्रीन पर दिखा रहा था लिफ्ट तो फर्स्ट फ्लोर पे रुकी हुई थी। लेकिन घबरा गया, दरवाजा बंद भी नहीं किया, सीधा लिफ्ट की तरफ भाग गया। 1 मिनट पहले तक वो बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल पहले की तरह चेंग फाइची बस डोर पे ही खड़ा होगा। जब उसका मूड थोड़ा ठीक होगा तो बस एक हक देके उनके बीच सब नॉर्मल हो जाएगा। उस बात को बस 10 ही तो मिनट हुए थे। लिफ्ट के अंदर खुद से कह रहा था, पहले तो बारिश में उसने मेरे लिए 2 घंटे तक इंतजार किया था, अब कैसे चला जाएगा बिना मुझसे मिले। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा ओपन हुआ, लेकिन सीधा तीर की तरह बाहर निकल गया। कम्युनिटी के गेट तक दौड़ता गया। इतनी ठंड थी कि रोड पे कोई भी नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स थी, जिनकी लाइट में जमीन पे लंबी लंबी शैडो ही बन रही थी। फिर भी उसको लग रहा था कि फाइची यहीं कहीं होगा और उसने जोर से चीख के पुकारा, चेंग फाइची। फोन निकालने लगा कॉल करने के लिए। इतना घबरा गया कि फोन देखते देखते उसकी नजर नीचे भी नहीं गई। राइट फुट का लेस पे स्टेप पड़ गया था और वो जोर से नीचे गिर गया। घुटने और हाथ कंक्रीट पे लगे। फोन भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। दर्द सीधा हाथों पैरों से उठ के सर तक चढ़ गया। और येकिन, जो वैसे भी पेन से बहुत डरता था, बस थोड़े से दर्द में ही उसका हाल बुरा हो गया था। पर आज दर्द इतना था कि आंखों में पानी तक आ गया। पर फिर भी उसी दर्द के साथ वो उठ खड़ा हुआ। हाथ से आंसू पहुंचे और फिर जोर से चीखा, बीबी रुक जाओ वहीं पे। पर कोई जवाब नहीं मिला। ठंड के मारे लिप्स वाइट हो रहे थे, पैरों में चोट से दर्द हो रहा था। फिर भी चीखा, बीबी कहाँ हो तुम? पर हवा के सिवा और कोई जवाब नहीं आया। जिस इंसान ने कभी उसके लिए शू लेसेस तक बांधे थे और हमेशा कहता था कि मैं यही हूँ, आज उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। रात को 9 बजे के आसपास जाओ फेंग एलिवेटर से उतरा। देखा एक डार्क शैडो कॉरिडोर के दरवाजे के पास बैठी है। डर के मारे चीखें निकलते निकलते ही बची। पास जाके देखा तो येकिन ही था, स्क्वाटिंग पोजीशन में। उसे देखते ही जाओ फेंग बोला, हाय आकिन, इतना सैड क्यों हो गया? ये क्या सरप्राइज देना चाहता है तू ज़ुबा को? बंदा तो डर ही जाएगा यार। वो उसको उठाते हुए बोला, चल उठ जा, अंदर चलते हैं, सरप्राइज का कोई और प्लान बनाते हैं ना। पर येकिन हिला तक नहीं, बस धीरे से बोला, मेरे पास चाबी नहीं है। जाओ फेंग वाज लाइक, यू कांट बी सीरियस बडी। फिर खुद के एक्सप्रेशन संभालते हुए बोला, अच्छा फिर ज़ुबा के पास तो की होगी ही ना, चलो अंदर चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे ब्राइडल चैम्बर तक छोड़ देता हूँ। मतलब उसके कहने का मतलब था कि वो तब तक रुकेगा जब तक फाइची ना आ जाए। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर जब उसने देखा कि येकिन ने
उससे कुछ बोला ही नहीं, ना ही रात के टाइम इतना भागदौड़ करके उसके लिए जो चीजें लाया है उसके लिए थैंक यू ही बोल रहा है। वो वही बेचारा येकिन को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसको बैग्स दिखाते हुए बोला, देख ये केक ना बिल्कुल फ्रेश बना है, मैंने खुद देखा, खुद शेफ ने अंदर फ्रूट्स और चॉकलेट्स डाले थे। और ये रिंग ना मैंने सिटी के ईस्ट वाले मॉल से ली है। पता है क्या, टाइम स्क्वायर वाले स्टोर में ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। शायद ना परसों वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए सब ले गए। मैं तो डर गया था और सीधा एक रिंग ना युआन युआन के लिए भी ले ली। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? येकिन अचानक खड़ा हो गया था, फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और कुछ ढूंढने लगा। जाओ फेंग ने भी पूछा, अरे क्या ढूंढ रहा है भाई? येकिन कुछ नहीं बोला, बस सर्च करता रहा। थोड़ी देर में उसने कॉर्नर पे पड़ी वो रिंग ढूंढ ली। रिंग उठाई, हाथों पे फूंक मारा, फिर नए खरीदे हुए रिंग के बैग की तरफ चला गया। जाओ फेंग ने बोला, अरे ये तो वही रिंग है ना जो उस दिन तूने फेंक दी थी, ये वापस कैसे आ गई? येकिन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जाओ फेंग के उस सवाल को। सीधा जाके उस दूसरे पेपर बैग से वो छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला, बहुत ध्यान से उसको ओपन किया। अंदर एकदम सेम रिंग थी, वाइट बैंड, सेम डायमंड वाली। येकिन ने सोचा कि अपनी वाली रिंग ना इसके साथ बॉक्स में ही रख दे, पर बॉक्स का ओपनिंग बहुत छोटा था, दोनों एक साथ फिट ही नहीं हो रही थी। 3-4 बार ट्राई किया, जबरदस्ती घुसाने की भी कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। जाओ फेंग को देख के बर्दाश्त ही नहीं हुआ, बोला, अरे ये सिर्फ एक रिंग का बॉक्स है भाई, अगर संभाल के रखना है तो अपनी वाला रिंग बॉक्स ढूंढ लेना। येकिन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, वो मुझे नहीं मिल रहा। मिलता भी कैसे, जिस दिन चेंग फाइची ने उसको रिंग दी थी अगले ही दिन रिंग का बॉक्स उसने कचरे में फेंक दिया था, क्योंकि तब उसने सोचा भी नहीं था कि कभी ये रिंग उसे उतारनी भी पड़ेगी। उसको तो फुल यकीन था मिडनाइट के बाद जब वो नई वाली रिंग निकालेगा तो चेंग फाइची भी कभी अपने हाथों से वो रिंग नहीं उतारेगा। येकिन को लगा था कि बस चेंग फाइची हमेशा ऐसे ही उसके साथ रहेगा, बस पलट के देखना होगा और वो सामने आ जाएगा। फाइनली येकिन ने उम्मीद छोड़ दी, बॉक्स बंद किया, दोबारा पेपर बैग में रख दिया, अपने लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बंद की, अपनी रिंग को और उस ब्लड स्टेन वाले छोटे से फोल्डेड स्टार को, दोनों को अपने हाथ में जोर से दबा के पकड़ लिया। उसने सोचा था चेंग फाइची हमेशा उसके साथ रहेगा, वो हमेशा उसे देख पाएगा जब भी वो पीछे मुड़ के देखेगा। बस आज उसने उसे खो दिया था। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर। स्कूल के पहले दिन कैपिटल में मौसम अब भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा था। ओपनिंग सेरेमनी खत्म होते ही येकिन सीधा ऑफिस चला गया, क्लास 3-1 के हेड टीचर को ढूंढने। चेंग फाइची, टीचर ने हैरानी से कहा, उस स्टूडेंट ने तो ट्रांसफर ले लिया है। वो कहाँ एडमिशन ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पक्का सी यूनिवर्सिटी तो नहीं है अब। येकिन ने कंफ्यूजन में पूछा, सी यूनिवर्सिटी? हाँ, टीचर ने भी पजल फेस बना के कहा, यूनिवर्सिटी ए ने तो उसको इनवाइट भी किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, उल्टा सी यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। हम सब ने उसको समझाया था, लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। फॉर्म भी भर दिया था, मेरे पास कॉपी भी पड़ी है, अब उसको निकाल के डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। ड्रॉर खोल के पेपर्स ढूंढने लगे वो टीचर, फिर बोले, इतने अच्छे ग्रेड्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे है, सी यूनिवर्सिटी के बेस्ट मेजर में भी ना वेस्ट हो जाता वो। लगता है बाद में उसकी फैमिली ने समझा दिया होगा उसको। ऑफिस से निकलते वक्त येकिन के हाथ में वो डिस्कार्ड की हुई एप्लीकेशन फॉर्म थी और तभी उसके पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे देखा, एक अननोन नंबर था जो शायद सेव नहीं था। एक सेकंड को उसने थोड़ा हेसिटेट किया, पर फिर तुरंत फोन उठा लिया। फोन पे सामने वाले ने बस एक ही खबर दी, चेंग फाइची ने अभी अभी अपना पासपोर्ट और यूएस स्टडी वीजा अप्लाई किया है और उसकी फ्लाइट आज की ही है। येकिन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, कुछ चेक भी नहीं किया, सीधा भाग गया। वो आज कार लेके तो नहीं आया था, स्कूल के गेट से टैक्सी पकड़ी और पूरा रास्ते ड्राइवर को बस बोलता रहा, और फास्ट चलाओ भैया, और तेज। ड्राइवर भी इरिटेट होने लगा था, लेकिन येकिन को तो बस जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट पहुंच के रियलाइजेशन हुई कि फ्लाइट नंबर तो उसको पता ही नहीं है। उसने तुरंत दोबारा उस प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन लगाया।
उधर से जवाब आया कि वो तो सुबह ही निकल चुका है। उसके कंट्री से जाने के बाद हम उसकी और जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी तक जो येकिन की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी, वो अब तुरंत बुझ गई। एयरपोर्ट के क्राउडेड हॉल में वो बस खुद को एक कोने में लेके खड़ा हो गया। बीच बीच में फोन के दूसरी तरफ से बिलिंग की बात चली। तब जाके उसको होश आया। उदास मन से पेमेंट कर दिया। डिटेक्टिव ने बोला, आपने इतना सीधा पेमेंट किया है तो कुछ अधूरी रिपोर्ट्स मैं फ्री में ही आपको दे देता हूँ। फिर डिटेक्टिव ने कुछ मैसेजेस भेजे। येकिन ने बार बार पढ़े, लेकिन उसका अटेंशन सिर्फ एक लाइन पर बार बार जा रहा था। चेंग फाइची का बायोलॉजिकल फादर शायद कोई और हो सकता है। बस वो पढ़ते पढ़ते एक हल्की सी हंसी उसके गले से निकल गई। यू नो दैट काइंड ऑफ सार्कास्टिक लाफ, जिसे आप खुद का ही मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस एक खुद से थका हुआ और टूट गया इंसान ही था। उसके हाथ में वही चेंग फाइची का रिजेक्टेड कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म था। उसने उसे खोल के देखा। एप्लीकेंट वाले कॉलम पे उसकी नजर अटक गई। वहां लिखा था चेंग फाइची। सीधी स्ट्रॉन्ग हैंडराइटिंग, जैसे उस वक्त जब फॉर्म भरा गया होगा ना, वो कितनी हिम्मत से भरा गया होगा, कितना डिटरमाइंड होगा वो। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो उसके लेवल से काफी नीचे थी, फिर भी उसने साइन किया था, क्योंकि उसने किसी से वादा किया था कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। उसके आसपास इतनी आवाजें थी सराउंडिंग्स में। सिर्फ 20 मीटर दूर एंट्री गेट था। हर मिनट के हर सेकंड लोग जा रहे थे। किसी के लिए टेम्पररी अलविदा, किसी के लिए न जाने कब वापस आने वाला था वो। कहीं मुस्कुराते चेहरे, कोई आंसू में डूबा हुआ, और उन सब के बीच येकिन, जो खुद से लड़ रहा था, अपना चेहरा तक नॉर्मल नहीं रख पा रहा था। पेपर के ऊपर लिखे ब्लैक वर्ड्स अब धीरे धीरे ब्लर होने लगे। एक मोटी सी आंसू की बूंद पेपर पे गिर गई। उसने इंक फैला दिया। विथड्रॉन वाले कैरेक्टर एक धुंधला सा पैच बन गया था अब। फाइची, हाँ, ये नाम, उसे तो कब से आजाद हो जाना चाहिए था। मेरे जैसे सेल्फिश इंसान के पास बंधे नहीं रहना चाहिए था। बस उसके जाने की ही देर थी, और इसके दिल का अब ये हाल है। वो तो उसे अभी से ही मिस कर रहा है। लेकिन के दिल के कोने में बस एक ही बात गूंज रही थी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो चाहता था कि एक बड़े इंसान की तरह वो खुद को संभाले, एक मुस्कान के साथ उसको एक ब्राइट फ्यूचर विश करे। पर उसके दिल में अब जो एक छेद हो चुका था, वो छेद हर सेकंड उसको चीर रहा था। हर बार जब चेंग फाइची ये 3 शब्द उसके दिमाग में आते, तो ऐसा लगता जिसे सांस रुक रही हो। जो ये फैमिली का स्पॉइल्ड यंग मास्टर, जो अपनी रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखता था, आज वो अपना चेहरा छुपा के आंखों पे हाथ रख के रो रहा था। पर आंसू तो फिंगर के बीच के गैप से टपक रहे थे, हाथों पे, स्लीव्स पे गिरते ही जा रहे थे, और जैसे ठंडे पड़ते जा रहे थे। जितने भी गर्म आंसू अब बहा ले वो ठंड नहीं पिघल रही थी। सीन कुछ समय बाद मिड मार्च पर शिफ्ट होता है। इसी साल की स्प्रिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। बर्फ पिघलने के साथ साथ सिर्फ हरा भरा मौसम ही नहीं लौट रहा था, साथ ही ये फैमिली की जो प्रॉब्लम्स थी, अब वो भी छुप नहीं रही थी। स्कूल स्टार्ट होने के बाद येकिन ने बाहर घूमना फिरना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। क्लासेस के अलावा ज्यादातर टाइम वो घर पे ही रहता था, तो नेचुरली फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। सबसे पहले उसने ये नोटिस किया कि रोज घर में नए नए लोग आने लगे हैं। एक दिन तो 5-6 बार डोर नॉक की आवाज आई थी। एक बार जब बाहर की आवाज ने उसकी नींद ही तोड़ दी, तो वो नीचे गया तो देखा लिविंग रूम में काले सूट्स में कुछ आदमी खड़े थे। मॉम उनसे घबरा के बात कर रही थी, और उसने येकिन को देखते ही बोला, अरे तू ऊपर जा ना, सो जा और डोर लॉक कर लेना। उसके बाद से जब भी नॉक की आवाज आती, येकिन खुद से देर लगाता था डोर ओपन करने से। रोज सुबह स्कूल जाने से पहले उसकी मॉम आंटी से कहलवाती कि आज लंच और डिनर ना घर पे मत आना, और शाम को उसे कार पिक करने आ ही जाएगी। तब उसे बस यही लगता था कि शायद पापा ने किसी से पंगा ले लिया होगा, पर उसे यकीन था कि उनकी कंपनी स्ट्रांग है, बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली। पर फिर भी उसने ये डिसाइड किया था कि अब वो थोड़ा सा कम खर्चा करेगा।
ये सब तो ये जिंगशियान का हेडेक था ना, मुझे तो बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, सी यूनिवर्सिटी क्लियर करनी है। जब चेंगफाई जी लौट के आएगा ना, तो कम से कम बात करने का एक प्रॉपर रीजन तो होगा उसके पास। हाँ, ये बात येकिन जानता था कि शायद फाइची उसे देखना भी नहीं चाहता। शायद उस दिन जो उनका ब्रेकअप हुआ था, उसी को उसने अपना लास्ट मीट मान लिया था। एक दिन स्कूल में जब सुनरैन ने देखा कि येकिन अकेला खड़ा है, तो वो उसे डांटने लगी। तू तो एक नंबर का बदमाश है, पनिशमेंट तो बनती है तेरी, चल मेरे साथ घर। ओल्ड सुन से ना प्यारे प्यारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे तुझे। सुनरैन को जैसे ही पता चला कि चेंगफाइची यूएस चला गया है, तो उसे लगा ये सब येकिन की वजह से ही हुआ है। वो बोली, तू तो बचपन से बड़े आराम से बड़ा हुआ है, कभी किसी ने तेरी बुराई भी करने की हिम्मत नहीं की तेरे सामने। अब सोच, अगर तू खुद सुनता कि चेंगफाइची ने तेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है, तो तू क्या सोचता? येकिन तो खुद इसके बारे में बहुत बार सोच चुका था। अब उसे ये भी समझ आ रहा था कि सिर्फ उसका बिहेवियर ही नहीं, बल्कि उसके इंटेंशन भी गलत थे। जब उसके खुद का पर्पस ही इतना इम्प्योर हो, तो फिर जो भी उसने अच्छे बुरे काम किए थे, वो सब एक तरह से बुरे ही बन गए थे। जो यादें कभी प्यारी थी, मीठी थी, वो सभी यादें उसके दिल में छुरी की तरह चुभने लगी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उस दिन पार्टी में उसने जो कुछ भी बोला था, उसके हिसाब से मजाक में कही गई बातें थी, पर फाइची के लिए कोई छोटी सी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका था, फैटल ब्लो। सुनरैन ने जब देखा कि येकिन बिल्कुल ब्लैंक और उदास लग रहा है, तो उसने उसे और डांटा नहीं, बस इतना ही बोली कि जब मैं उसको नहीं पटा पाई थी ना, तो मुझे लगा था कि दुनिया ही खत्म हो गई। तू तो लकी था, कम से कम उसके साथ था। बोल ना, कैसा फील होता है स्कूल हंग को डेट करने में? येकिन को ये सिंपैथी वाली लाइन सुन के भी ना बिल्कुल हंसी नहीं आई, बस जबरदस्ती एक फोर्स स्माइल दी, जो उसके रूह से ज्यादा अगली लग रही थी। सुनरैन ने फिर उसको समझाना चाहा, अरे क्या मॉन्स्टर बन गया है तू? वैसे सच तू उसकी बहुत केयर करता है, तो फिर उस दिन वो सब क्यों बोला? फिर बेवकूफी ना हुई ये तेरी? चल कोई नहीं, जब वो वापस आएगा ना, तो माफी मांग लेना। लवर न सही, दोस्त तो रह ही सकता है ना। लेकिन येकिन के दिल के कोने में बस एक ही बात थी, मुझे तो सिर्फ उसका लवर ही रहना है। और ये सोचते ही उसने खुद की ही हंसी उड़ाई। चेंगफाइची अब तो शायद दोस्त भी नहीं बनाना चाहेगा उसको। वैसे भी दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, और अब तो ब्लड रिलेशन भी नहीं था, जो पहले गलती से उसने सोचा था। अब तो अलग होना ही लिखा था, और शायद कभी दोबारा भी ना मिले दोनों। पहले येकिन को लगता था कि वो काफी ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, लेकिन जब से चेंगफाइची गया है, उस ऑप्टिमिज्म की जगह बस एक उदासी छाई हुई है। रोज जैसे तैसे स्कूल जाता है, खाना खाता है, सोता है, बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जो लोग उसके ट्रूली क्लोज हैं, उनको क्लियरली समझ आ रहा है कि कुछ तो बदल गया है। देखते ही देखते अप्रैल भी आ गया। अप्रैल में जाओ फेंग ने येकिन को इनवाइट किया था कि वाई प्रोफिनेंस चलते हैं ट्रिप पे, बोल के कि एग्जाम के पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। येकिन को कोई मूड नहीं था, बोला प्लेट्यू पे ठंड ज्यादा होती है, क्या ही जाना। फिर जाओ फेंग ने बोला, लाओ इफेंग भी आ रहा है, अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे ना तो बोरिंग हो जाएगा। फिर येकिन ने सोचा, क्लास मॉनिटर को तो वैसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसे तंग करेंगे, तो वो भी फिर मान गया। लेकिन ट्रिप से पहले स्कूल में एक ऐसा धमाका हो गया जो पूरी स्कूल का मेन गॉसिप बन गया। क्या हुआ? ऐसा सोचो कि किसी तरीके से जाओ फेंग और लिू यांगफेंग का रिलेशनशिप टीचर के हाथ लग गया। एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस ने दोनों के पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया था, और ऑफिस डोर पूरे 2 घंटे बंद रही। जब तक येकिन को पता चला और वो भाग के पहुंचा, तब तक लोग निकल चुके थे और दोनों पार्टीज का फोन ऑफ था। कुछ दिन बाद जाओ फेंग ने येकिन को चोरी चोरी कॉल किया, बोला, किन जरा मुझे तेरे प्राइवेट डिटेक्टिव का नंबर दे देना। येकिन को लगा फिर वो कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाला है, तो उसने पूछा, तुझे क्यों चाहिए? जाओ फेंग ने बड़े गिल्टी कंसाइज के साथ कन्फेशन किया, युआन युआन को ढूंढना है। तब येकिन को पता चला
कि क्लास मॉनिटर तब से स्कूल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको घर पे बंद नहीं किया गया था, बल्कि उसका स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया था और बिना किसी को बताए उन लोगों ने घर भी शिफ्ट कर लिया था। येकिन को लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो लिू यांग फैंग की स्टाइल ही नहीं है। फिर उसने जाओ फेंग से पूछा कि उस दिन ऑफिस में क्या हुआ था। जाओ फेंग ने कुछ गहरी सांसें ली, फिर बताना शुरू किया। जब मिस्टर सुन को हम दोनों के बारे में पता चला ना, तो उनको शक हुआ कि हमारे बीच का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है, तो उन्होंने हमारे घर वालों को बुला लिया। उस दिन पूरे स्टाफ के सामने उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। उसने बोला कि उसने मुझे सिड्यूस किया था। जवाब सुन के तो येकिन का दिल ही एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसने पूछा, और सबने मान भी लिया? जाओ फेंग ने बोला, नहीं, मैंने भी बोला था कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मतलब कोल्ड तो लग रहा था ये सुन के, लेकिन उस टाइम में ना उस सिचुएशन में वही बेस्ट चॉइस थी। ये क्लियरली एविडेंट था कि जाओ फेंग के पिताजी ने ये पूरा प्लान बना के रखा था। इतना बड़ा स्टेप बिना बैकग्राउंड के हो ही नहीं सकता, और सैडली युवान को साइड टारगेट बनाया गया था। अब जाओ फेंग गिल्ट में था। बोला, हो सकता है ये सब मेरे डैड ने ही करवाया हो। वो काफी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे कैसे पनिश करें, कि कैसे अकल ठिकाने लगाए मेरी। बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो युवान को टारगेट करेंगे। उसका तो दिल ही टूट गया होगा ना। उसने ये सब मेरे लिए झेला, और मैं अब उसको ढूंढना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। येकिन को जाओ फेंग से पूरी एम्पैथी थी, लेकिन वो खुद भी इतना इम्पल्सिव नहीं रहा था। अब उसने सोचा, अभी प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया तो जाओ फैमिली को पता चल जाएगा, तो पहले सिचुएशन कूल डाउन होने देते हैं। जाओ फेंग ने भी इस बात से एग्री कर लिया और बोला, फिर वाइट ट्रिप कैंसिल, फिर कभी ट्राई करेंगे। येकिन ने उदास मन से फोन कट किया, पर येकिन को अंदर से ये लग रहा था कि शायद ये कभी अब वापस जल्दी नहीं आएगा। हर यंग बंदे को लगता है कि दुनिया उसके आसपास घूम रही है, लेकिन जब जिंदगी की रियलिटी फेस होती है ना, तब हेल्पलेसनेस ही बची रह जाती है। घर पे भी माहौल काफी टेंस था। मॉम रोज पैसा अरेंज करने भागती रहती, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। कल उन्होंने फिर से स्टडी अब्रॉड वाली बात छेड़ी, पर येकिन ने सीधा मना कर दिया। अब जब घर पे इतने प्रॉब्लम्स हैं और उसे वैसे भी चेंगफाई जी का इंतजार करना था ना, तो वो कैसे छोड़ के जाए। उस दिन शाम को येकिन जिया युआन कम्युनिटी गया। उसने वहां अपना सारा सामान पैक किया। मॉम ने बोला था कि वो घर जल्दी बिकने वाला है। निकलते वक्त उस छोटी सी अपार्टमेंट को उसने लास्ट टाइम देखा, जहां कभी दोनों ने इतना टाइम साथ बिताया था, और उस पॉलिश ग्लास जार को अपने से लगाकर उसने डोर बंद कर दिया। जब घर पहुंचा ना, तो दूर से ही देख लिया था, कोर्टयार्ड का गेट पूरा खुला हुआ था और कुछ लोग काम वाले कपड़ों में अंदर से बाहर सामान उठा के ले जा रहे थे। एंटीक्स भी ले जा रहे थे, वही जो ये जिंगशियान ने इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे। फिर जब अंदर गया तो देखा मॉम रूम में बैठी थी, आंखों से आंसू पोंछ रही थी। तब जाके येकिन को एक्चुअल में समझ आया कि प्रॉब्लम सिर्फ कैपिटल चेन वाली नहीं थी। पिछले साल से ये जिंगशियान ने स्टॉक मार्केट में पंगा ले रखा था, कभी फ्यूचर्स, कभी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट। फिर उस औरत के साथ मिलके और भी पैसा डाल लिया था। ऊपर से मकाऊ जाके गैम्बलिंग तक कराया। पूरा जैसे नशा चढ़ गया था उसको, और उस औरत ने तो मजे में सब कुछ ठग लिया, बिना उसके खुद को कुछ समझे। अब तो ये घर भी मॉर्गेज हो चुका था और बैंक वाले घर ऑक्शन करने वाले थे। रात को जब ये जिंगशियान वापस आया, येकिन उस पर टूट ही पड़ा, पंच पे पंच मारे। सांस तेज हो गई थी, आंखें लाल। एक तरफ माँ का गुस्सा था, एक तरफ उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन मार के भी अंदर से एक अजीब सी खाली फीलिंग ही मिली उसे। मार के क्या मिलेगा? माँ का रोना रुक जाएगा, घर बचेगा, वक्त पीछे जाएगा, क्या चेंगफाई जी वापस आएगा? गलती किसकी थी? क्या सिर्फ ये जिंगशियान की? येकिन को खुद पे भी गिल्ट आ रहा था। वो ही इतना चाइल्डिश था, कितना जेलस था, कितना इनमैच्योर था, और ये सब करते करते उसने चेंगफाई जी को खुद से दूर कर दिया था।
फिर मई के एक दिन जाओ फेंग ने फाइनली कॉल किया। बोला आज डिनर कर लेते हैं स्कूल के बाहर। जब येकिन उससे मिला तो पहचान ही नहीं पाया। जाओ फेंग का मुंह पूरा स्वोलन था, बालों को आर्मी स्टाइल करवा दिया गया था, सिर्फ एक छोटी सी स्टबल रह गई थी। जाओ फेंग ने हंसी कहते हुए बोला, दादाजी ने खुद शेव किया है, देख मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ ना, बस हवा में थोड़ी ठंड लगती है सर पे बस। वो एक सनलाइट वाली खुली खुली सी छोटी सी रेस्टोरेंट थी जिसका डोर पूरा खुला था। अंदर की हवा एकदम फ्रेश लग रही थी, ना वो पुरानी क्लब बॉक्स वाली बड़ी हैवी परफ्यूम वाली स्मेल थी, ना वो डिम लाइट वाला फील। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बैठ के बंदा ना अपनी असली फीलिंग्स का सामना ऑनेस्टली बात करके कर सकता है। जाओ फेंग के आर्मी ज्वाइन करने की बात जब येकिन ने पहली बार फोन पे सुनी थी तो वो काफी शॉक हो गया था। अरे ये तो बस 2-3 महीने पहले तक फुल फोकस करके पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ आर्मी में जाने से बचने के लिए। अब अचानक से क्या हो गया? आज जब दोनों आमने सामने बैठे तो फाइनली जाओ फेंग ने अपना दिल खोल दिया। बोला मैं तो पिछले कुछ दिनों से तेरा बोला हुआ रिपीट सोच रहा हूँ। अरे जितना सोचा उतना समझा कि अब इस टाइम पे अब तो बाप की ही बात मान लेनी चाहिए, वरना युआन युआन का क्या, उसको फिर मेरी वजह से ये लोग मुसीबत में डाल सकते हैं ना। येकिन बस चुप हो गया। जाओ फेंग की बात दिल से समझ आई उसको। कभी कभी बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि बस एडजस्ट करना पड़ता है। फिर उसने कैजुअली पूछा, और तू और स्क्वाड लीडर? बस पूरा कहने वाला था कि जाओ फेंग ने हाथ से स्टॉप का साइन दे दिया। रहने दे भाई, प्लीज मत पूछ। पिछले कुछ दिन से ना मेरी मम्मी दादी नानी सब रिपीट पूछ रहे हैं कि हमारा कुछ था क्या वैसा वाला। मैं तो पक गया हूँ सुन सुन के। फिर पानी का एक सिप लेके बोला, ऑनेस्टली हम दोनों अभी काफ़ी छोटे हैं, उस टाइम तो बस कंफ्यूज ही थे। मुझे खुद नहीं पता कि क्या सही था और क्या गलत था। बस इतना चाहता हूँ कि वो ठीक रहे, मेरी वजह से उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो सच बोलूँ तो मैं तो। आखिरी सेंटेंस पूरा नहीं बोला उसने, लेकिन येकिन सब समझ गया। उसके जज्बात को पूरी तरह से फील कर रहा था। बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। जब तक बंदा खुद गिर ना जाए या एक बड़ा थप्पड़ ना लगे जिंदगी से, तो पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। इतनी ऑनेस्टी वाली बात सुन के येकिन के दिल को थोड़ा हल्का लगा। दोनों ने सिंपल से 2-3 स्टर फ्राई डिशेस मंगवा ली थी। खाते खाते हल्का फुल्का बातें करते रहे, पर ना एक अजीब सा फील था दोनों के बीच। 1 महीने बाद मिले थे दोनों, लेकिन वो नेचुरल वाली कैजुअल वाइब नहीं आ रही थी। अब कुछ अलग था, जैसे 2 पुराने दोस्त एक लंबे गैप के बाद मिल रहे हों और दोनों को पता हो कि कुछ ना कुछ तो अब बदल गया है। जाओ फेंग ने येकिन की चाय का कप भरते हुए कैजुअली बोला, तू अभी भी उसको ढूंढ रहा है क्या? येकिन ने पहले हाँ में सर हिलाया, फिर तुरंत ना में भी, फिर बोला, अब नहीं मिल रहा तो अभी के लिए नहीं सर्च कर रहा हूँ। सच तो ये था कि कुछ दिनों पहले तक येकिन ने पूरी जान लगाई थी चेंगफाई जी को ढूंढने में। हर जगह ट्राई किया, चेंगफाई जी के पिछले स्टूडेंट से भी पूछा, फिर उसके नॉर्मल यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड हाई स्कूल के पुराने एल्यूमिनी से भी कांटेक्ट किया। वहीं से उसका कांटेक्ट मिला था, मतलब उस लड़की जैंग पाइयाओ का। पाइयाओ अब कॉलेज में थी। पहले तो जब उसने कॉल उठाया और सुना कि येकिन को चेंगफाई जी के बारे में पूछना है तो वो तुरंत डिफेंसिव हो गई थी। बोली, मैं कुछ नहीं बताऊंगी और प्लीज मुझे फोर्स मत करना। पर येकिन की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि उसने आराम से कामली अपनी बात रखी। बोला, मुझे बस उसका हाल जानना है, कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं उसे, और साल भर से गिल्ट लेके जी रहा हूँ। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ था। ये सुन के धीरे धीरे पाइयाओ भी सॉफ्ट हो गई और फिर उसने कन्फेस किया कि पहले मैं खुद इमैच्योर थी, मुझे भी चेंगफाई जी पसंद था। जब उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी तो मैं भी दूसरों के कहने में आ गई। उस टाइम के कुछ स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट रूमर फैलाया था कि वो गे है और मैंने भी उसमें हाँ मिला दी।
मुझे नहीं लगा था कि इससे उसकी लाइफ इतनी अफेक्ट हो जाएगी। मैं बस मजाक समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा। इतना कहकर आखिर में उसने येकिन को एक क्लियर वार्निंग भी दी। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब चाहे तुम जो भी कोई हो, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करना। अब वो नहीं चाहता कि कोई उसके पीछे आए। ये सब सुन के येकिन बस चुप हो गया। ऊपर से तो मन बोल रहा था कि हाँ अब नहीं ढूंढूंगा, लेकिन अंदर से बस एक ही ख्याल आ रहा था, बस ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है ना। जाओ फेंग को बिल्कुल नहीं पता था कि येकिन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। कुछ देर सोच के वो बोला, ठीक है, कुछ टाइम मत ढूंढ, पहले मैं आर्मी में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लूं, फिर अपने ओल्ड मैन से कह के तुझे ढूंढवा दूंगा। येकिन ने हाँ में सर हिला दिया, फिर कैजुअली एक सिप पानी पिया। फिर अचानक एक अजीब सा इररिलेवेंट सा सवाल उससे पूछ लिया, तूने कब रियलाइज किया कि तू उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है? जाओ फेंग का एक सेकंड के लिए सिस्टम एरर हो गया। किसकी तरफ अट्रैक्ट? कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा। किसी की भी, येकिन ने कैजुअली बोला। जाओ फेंग ने चॉपस्टिक साइड में रखी, फिर थोड़ा पोज लेके फुल सीरियस टोन में बोला, ये तो एकदम केमिकल रिएक्शन जैसा था। जब मैंने उसे देखा और उसकी आंखों में खुद को देखा तो लगा अंदर से बुलबुले उठ रहे हैं, चेस्ट से लेकर गले तक गर्मी, फिर पूरे दिमाग में चढ़ गई, हर नर्व जैसे इलेक्ट्रिक हो गई हो, बिल्कुल स्मोक निकलने वाला फील था। येकिन ने ये एक्सप्लेनेशन सुना बिल्कुल जीरो इमोशन के साथ, फिर बस एक लाइट स्माइल के साथ सोचा, हाँ का घटिया सा पोएटिक डिस्क्राइब किया है। चलो एटमॉस्फेयर तो कुछ हल्का हो गया, और ये सोच के टॉपिक वहीं पे खत्म भी कर दिया। रात को जब वो फोन लेके बैठा था तो कैंपस फोरम खोला। वो पुरानी पोस्ट, सीक्रेटली ली गई फोटोज फिर से देख रहा था, पर उन फोटोज में वो चेंग फाइची नहीं था जिसे वो देखता था, जिससे उसने प्यार किया था। अगली सुबह बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, और ट्रक ड्राइवर ने बोला, ज्यादा सामान मत भरो, जल्दी करो, मुझे अगली डिलीवरी पे भी जाना है। डेली का कचरा तो डंप में जा चुका था, बचे हुए सामान के 2-3 बॉक्सेस ही रह गए थे, मोस्टली कपड़े और कुछ बुक्स। उसी कपड़ों के बीच केयरफुली ग्लास का जार लपेटा गया था, और एक छोटा सा लीगो मैकेनिकल सेट जो अभी तक पूरी तरह असेंबल भी नहीं हुआ था, वो बुक्स के ऊपर रखा था। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तब अचानक से येकिन को एक चीज याद आई। कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला, तुरंत गाड़ी से कूद के डस्टबिन की तरफ भाग गया। पीछे से माँ चिल्लाती रही, लेकिन उसके कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। डस्टबिन के पाइल से पिछले साल का वो पुराना वाला मोबाइल फोन ढूंढ के निकाला। बटन दबाया तो ऐसा लगा जैसे दिल मुंह तक आ गया हो। स्क्रीन जब फाइनली लाइट हुई तब जाके वो एक लंबी सांस ले पाया। फोन अनलॉक करके कैमरा गैलरी खोला, याद से स्क्रॉल करके वो एक पुरानी फोटो ढूंढ निकाली। डेस्क विंडो के पास ठंडी धूप में बैठा हुआ एक लड़का, जिसका फोटो चुपके से क्लिक किया गया था। येकिन उस फोटो को आंखों में भर के देख रहा था। नहीं, उसका मन तो रो रहा था, पर खुद से कह रहा था, अब और नहीं रोना, बहुत हो गया। पर जब जाओ फेंग की वो केमिकल रिएक्शन वाली बात याद आई, दिल फिर से भर आया। और ऊपर से ये इरिटेटिंग सा स्प्रिंग का बारिश, बूंदें गिरे ही जा रही थी, लेकिन शायद इसी बारिश में उसके मन के रिग्रेट और गिल्ट को भी धीरे धीरे धो दिया गया था। आंखों के आंसू पोंछ के उसने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से उस फोटो की तरफ देख के बोला, पढ़ाई अच्छे से करना, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना और रोज खुश रहना, बस फिर किसी बुरे इंसान से मत मिलना। लेकिन ये लास्ट लाइन कह नहीं पाया, क्योंकि सबसे बड़ा बुरा तो वो खुद था ना। अपनी खुदगर्जी, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी अहंकारी नेचर ने उस सबको बिगाड़ के रख दिया था, प्यार के नाम पे गुनाह कर दिया था। रेन ड्रॉप्स फोटो की स्क्रीन पर गिर रही थी। उन्हें पोंछ के फिर से उस फोटो को उसने देखा। आंखों में वो सेम वार्म थी। वो लड़का जिसकी आंखों में हल्की सी शर्माहट थी, मुंह आधा खुला था, थोड़ा सा कंफ्यूज एक्सप्रेशन, पर उसकी जेंटल और काइंड आंखें जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हो। वही एक पल, सब कुछ परफेक्ट था और सब वैसा ही था जैसे शुरुआत में होना चाहिए था।
तो गाइस, जल्दी ही मिलती हूँ सीजन 2 के साथ। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट।